नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर, जहां संबल हिंसा समेत कई मुद्दों पर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है। चौथी और आखिरी खबर यूपी से है, जहां संभल में मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर कुएं से महादेव के परिवार की मूर्तियां मिली है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा। खरगे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, उनकी हिंदी भी अच्छी होगी, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं है। ये लोग जो राष्ट्रीय ध्वज से नफरत करते हैं, खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आज ये संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया है। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। बता दें कि संविधान जलाने वाले नेहरू को पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। इसी को लेकर एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन भी किया गया। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की गई। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री पर खरगे ने कटाक्ष किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती है, ये कहा है वित्त मंत्री ने। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम अहसन जुड़ गए हैं। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जैसे कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है, उसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है, कांग्रेस पार्टी और परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां तक कांग्रेस सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के बारे में जो बात की है, आज जो संसद में भी सीतारमण जी ने कहा कि कांग्रेस तो जो भी सरकार हो सत्ते में जब आती है तो अपना कहीं न कहीं लेकिन कांग्रेस ने सेंट्रलिज्म का कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब कांग्रेस के बता सकते हैं लेकिन मुझे जानकारी नहीं, आज तक संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। कांग्रेस ने हाथ किया है, कांग्रेस के सेक्रेटरी के लिए आया है, लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात की है, इस तरह की बातें जो आज मुद्दे से बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार 10 साल से सरकार में है, तो ये समझता है क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वित्त मंत्री है, इस तरह की बात संविधान के बारे में कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में आई है, तो ये संविधान के बारे में ये सोचा कि चर्चाएं बहुत है। जी नजम जी, ऐसा जी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी, जैसे कि वित्त मंत्री ने भी कहा है, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ,
जी, खरगे ने वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। कहा है कि इनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, इनकी हिंदी अच्छी होगी, पर इनके काम अच्छे नहीं हैं। ये तो होना चाहिए है और सभी बात है कि जैसे कि तो अंग्रेजी का आरोप भी अगर कहा है और देश विदेशों में और अंग्रेजी में जो आरोप लगाए हैं वो कहीं न कहीं सही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। 2 दिन पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था। पंजाब को छोड़कर देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का आज 21वां दिन भी जारी है। उनका वजन काफी कम हो गया है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसानों की मांग पर कोई आदेश नहीं आया है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इसराना के डाहर टोल प्लाजा पर किसान और पुलिस के जवान एकजुट हुए। पुलिस के जवान सिर पर हेलमेट और हाथों में डंडे लेकर तैनात है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूका है और रोष भी व्यक्त किया है। किसानों ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च उनकी तरफ से एकता का परिचय है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आर.के. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। देखा जा रहा है कि किसान अब ट्रैक्टर मार्च के थ्रू रैली निकाल रहे हैं और किसानों में काफी आक्रोश है। कितना असर देखने को मिला है ट्रैक्टर मार्च का? देखिए, मुझे लगता है किसान आंदोलन है, उनकी जो मुख्य मांग है एमएसपी मिले, इसके लिए पूरा देश उनके साथ में है। उनको एमएसपी मिलना है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं भी इस नाते भी उनके साथ में हूँ, लेकिन सच्चा लगता है कि आप आए दिन या हर साल एक आंदोलन के तहत आगे देश का मार्ग को विकास नहीं रोक सकते। क्या किसानों का एजेंडा पूर्ण कल्याण है तो निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ है। और अगर एक किसान आंदोलन किसी राजनीतिक एजेंडे की तरफ के कारण चलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका प्रश्न किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मिसयूज ऑफ लिबर्टी हो रहा है, आप कभी भी आके अगर आप किसान हैं तो आपका प्रमुख काम है कि आप अपने खेती बाड़ी संभालें। ऐसे किसान कम से कम मकसद में तो नहीं है कि आप पूरा अपना काम धाम छोड़ के लाखों की गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में महीनों भर 15 दिन पड़े हैं, देश का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, हम सबको परेशान कर रहे हैं। अगर इन किसानों को लगता है कि हाँ भाई इनकी जनप्रतिनिधि इनके साथ हैं, तो इन्हें सबसे पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव करना चाहिए। क्या जहां से जिन राज्यों से किसान बिलोंग करते हैं, जिन राज्यों से भी आते हैं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा सत्र के दौरान इसको उठाया, मैंने तो नहीं सुना। अगर नहीं उठाया, पहले आप उनका घेराव करो, आप दिल्ली आइए, आपका स्वागत है, आपका अधिकार है। दिल्ली आपकी भी है, केंद्र सरकार की आपकी है, लेकिन आप आए दिन आपको देखने में आ रहे हैं, जब कभी भी होता है साल में एक बार ये इकट्ठे होते हैं और आके वोट जान करते हैं। भाई देश का पैसा खर्च होता है, आपके लिए थोड़ी है, आम जनता के लिए है, साथ रोकने के लिए है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा का पूरा हमारे देश का जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षा में लगाया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि गलत है। इसके किसानों को भी सोचना चाहिए, तब कहीं जाके उन्हें पूरे देश को जन समर्थन मिलेगा। तीसरी बात, दो राज्यों के अलावा और भी किसान हैं देश में, क्या उन सबका समर्थन आपके साथ है? वो आपके साथ खड़े हैं, वो आंदोलन में भाग ले रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जी, सीएम सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि किसानों का एमएसपी पर धान भी खरीदा जा रहा है, उसके बावजूद भी ये मार्च निकालने की जरूरत नहीं है।
नहीं, मैंने आपसे वही बोला कि एमएसपी मांगना उनका हक है जी। पूरा देश उनके साथ है, लेकिन उसका तरीका है। आप देश को रोक के, मार्ग रोक के, विकास रोक के आप मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि जब मिस आप लिबर्टी है और अगर है तो निश्चित रूप से इन आंदोलनकारियों को भी के वापस भेजना चाहिए। जो वापस जाए, अपने अपने राज्यों के पंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का घेराव करो, उनको आप जबरदस्त करो कि वो रोड पर आए। जब वो रोड पे आएंगे तो भाई इसका लगेगा कि हाँ ये मांग जायज है। पंजाब तो कोई जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं है। आप बताइए क्या किसी ने लोकसभा में एक एजेंडा उठाया? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। हरियाणा के जनप्रतिनिधियों ने कोई एजेंडा उठाया? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। बल्कि हरियाणा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बजट में स्टेटमेंट दिया था, आपकी नजर में भी होगा कि उनकी पुत्र की इतनी बच्चियां गायब हैं, हम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? भाई किसान में आप सम्मानीय हैं, हमारे बीच के हैं, लेकिन आपको भी कोई अधिकार है और कर्तव्य है। आप अधिकार का मांग कर रहे हो, स्वागत योग्य है। कर्तव्यों का पालन भी करो। किसान का काम है देश के कल्याण में, देश के विकास में साथ देना, ना कि आप अपने इकट्ठे होके रोकथाम कर दो तो जिसका विकास चरमरा जाता है इन की घटनाओं से। जी। देखा जा रहा है कि 10 महीनों से किसानों का ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, जिससे कि किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अनिल विज ने ये भी कहा है कि ट्रेनों पर रोक ना लगाई जाए, जिससे कि जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था, किसानों को आंदोलन करने का हक है जी, लेकिन जो आम जनता है उनको भी रोड से निकलने का हक तो उनको भी है। आप दूसरे का हक मार के अपना अधिकार कैसे मांग सकते हैं? मेरा यही बार बार प्रश्न उठ रहा है कि सबसे पहले ये किसान आंदोलन के जो आंदोलनकारी है तो अपने लोकल के जनप्रतिनिधियों को जो प्रेशर बढ़ाएं। पंजाब जाए, पंजाब में जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उन पे प्रेशर डालें, हरियाणा के हैं तो हरियाणा में डालें। कुछ उत्तर प्रदेश को एक बेल्ट है वहां के भी है, उत्तर प्रदेश में जाके प्रेशर डालें। भैया जनप्रतिनिधि आपकी बात उठाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कहलाएगा, विधानसभा में उठेगा, लोकसभा में उठेगा, राज्यसभा में उठेगा। साथ ही साथ जो भी राजनीतिक दल इनका समर्थन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि लोकसभा सत्र चल रहा है, मुद्दा उठाओ ना, चर्चे की मांग करो। सरकार अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगी, अब कहीं जाके एक कोई समझौता हो पाएगा या रास्ता मिलेगा। केंद्र सरकार अड़ी है, कोई आदेश नहीं दे रहे, किसान बैठे हैं, वो अपने बैठे हैं। नुकसान किसका हो रहा? देश का। देश सर्वोपरि होने चाहिए, नागरिक उसके पास नहीं होना चाहिए। जी। देखा जा रहा है कि जो किसान है वो काफी आक्रोशित है और केंद्र सरकार का पुतला भी उन्होंने फूका है। केंद्र सरकार का पुतला फूकना, कृषि मंत्री का फूको, प्रधानमंत्री का फूको, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। आप अपने अधिकारों की मांग करो, लेकिन कर्तव्यों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ पुतले फूक देने से, मार्ग रोक देने से, विकास रोक देने से तो जनता का समर्थन आपको मिलेगा नहीं। पिछले साल भी आप आए थे, बैठ हो रहे, भाई ये तो और भी किसान है। जी जी। बड़ा भूभाग है देश का, जब वहां इस टाइप की आंदोलनों में आपको साथ मिल रहा है, मुझे लगता है शायद नहीं मिल रहा। तो पहले उस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या कारण है? एक ही दो राज्य के किसान हैं जो आए थे आ जाते हैं, क्या बाकी किसान नहीं है? वो भी तो किसान है, उनकी संख्या आपसे ज्यादा है। क्यों? इसलिए मैंने कहा अगर ये राजनीतिक एजेंडे की तरफ चलाया जा रहा है तो इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जी। अब देखना होगा कि जो किसानों का ये प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा। वैसे काफी महीने तो उसको हो चुके हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, संभल में हुए दंगे से अब तक 209 हिंदू मारे गए हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी उन निर्दोष लोगों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। ये लोग आज संभल पर आंसू बहा रहे हैं। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इससे पहले सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तीखी बहस हुई है। पल्लवी पटेल ने कहा, मैं यहां से चली जाऊंगी। जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, चली जाइए। इसके बाद पल्लवी पटेल सदन छोड़कर चली गई। अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास अकेले धरने पर बैठ गई है। उन्होंने काफी देर तक सपा विधायकों को समझाया, लेकिन वे अपनी सीट पर नहीं लौटी। इसके बाद महाना ने गुस्से में हेडफोन फेंक दिया था। बता दें कि विधायक पल्लवी पटेल सदन छोड़कर चली गई है। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला किया है। साथ ही संभल दंगे को लेकर भी सदन में कई बातें कही है। साथ ही 209 हिंदुओं पर जब प्रहार किया गया था तब किसी ने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर सीएम योगी काफी नाराज दिखे हैं और सदन में उन्होंने आवाज उठाई है। साथ ही विपक्ष को भी घेरा है सीएम योगी ने। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष की तीखी बहस हो गई सदन के अंदर। वहीं विधायक पल्लवी पटेल सदन छोड़कर चली गई। अब वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से ब्यूरो हेड। वहीं आपको बता दें कि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और उसका आज पहला दिन है। वहीं आपको बता दें कि जो सरकार है विपक्ष को एक दूसरे पर घेरेगी और विपक्ष ने भी पूरी रणनीति बना ली है सरकार को घेरने की। वहीं संभल हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है और कहा है कि संभल में हुए दंगे में अब तक 209 हिंदू मारे गए हैं और किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। साथ ही कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं की है, यह सीएम योगी ने कहा है। साथ ही सदन के दौरान बागी विधायक पल्लवी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तीखी बहस हो गई थी। उसी को लेकर सदन से पल्लवी पटेल सदन छोड़कर चली गई। वहीं चरण चौधरी सिंह की प्रतिमा के पास अकेले धरने पर बैठ गई है। वहीं इसी को लेकर उन्होंने काफी देर तक सपा विधायकों को समझाया, लेकिन वे अपनी सीट पर नहीं लौटे। इसके बाद महाना ने भी गुस्से में आकर हेडफोन फेंक दिया था। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों को लेकर बहस हुई। वहीं सरकार को कई मुद्दों पर घेरा गया और सीएम योगी ने सदन में उसका जवाब भी दिया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और सीएम योगी ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। तो करना देखिए, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और 16 तारीख तक सदन चलेगा और इसमें आज जो पहले दिन सदन की तो संभल हिंसा को लेकर लगातार पार्टी के जो विधायक थे वो मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने संभल और बहराइच हिंसा को लेकर मांग की थी और सदन के अध्यक्ष सतीश महाना से उन्होंने कहा है कि इस पर भी जो चर्चा होनी चाहिए। जो संभल में हिंसा हुई, बहराइच में जो हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसाओं को लेकर दोनों दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये मांग कर रहे थे कि इन पर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद जो है सत्ता दल ने यहाँ पर सत्ता का लाभ लेना और इसके साथ ही वोटों का लाभ लेने को लेकर यहाँ रणनीति रची है, उस पर यहाँ चर्चा होना लाजमी है। साथ ही साथ इस हिंसा में जो पीड़ित हैं उनकी भी न्याय की बात जो है समाजवादी पार्टी कर रही थी और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा कि हम लोग जो है वहाँ पीड़ित लोग हैं उनकी जो है चिंता कर रहे हैं और इसी आधार पर हमें इस बात को लेकर चर्चा करनी होगी कि आखिर में संभल हिंसा का कारण क्या था। और इसके साथ ही साथ जो बहराइच में हिंसा हुई है जिसमें कई लोगों की जो है घायल होने की सूचना थी और मृतक होने की सूचना थी, सरकारी संपत्ति के साथ जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसका भी नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। आखिर में सरकार का सबसे बड़ा फेलियर था, यानी सरकार वहां पूरी तरीके से सुरक्षा तंत्र में अपनी जो मजबूती नहीं रख पाई, जिस कारण ये सबसे बड़ी घटना हुई।
तो वहीं जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं उन पर भी यहाँ बहस हो रही थी और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। विपक्ष जिस तरीके से यहाँ लगातार कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर इस सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने जवाब दिए हैं। उन्होंने संबल हिंसा को लेकर ही बात कही कि संबल में जिस तरीके से जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग हैं उनके मंदिरों को मुगल कालीन समय में दबाया गया, अंग्रेजों की हुकूमत के टाइम में जो वहाँ जीर्ण किया गया है, और यहाँ अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक रूप में आ रहते हैं तो वहाँ हिंदू लोगों को सताने का काम किया है। 43 साल पहले जिस मंदिर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसमें भगवान हनुमान भी हैं और नीचे भगवान शिव का जो वहां पर शिवलिंग भी विराजमान है, तो ऐसे में ऐसे मंदिर को किन लोगों ने बंद किया था, ऐसे दरिंदों को सजा क्यों नहीं दी गई है, ऐसे पापियों को क्यों सरकार ने बख्शा है? तो तमाम सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष में किया, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी 4 बार सरकार में रही और 4 बार सरकारों में जो संभल का यह मंदिर बंद रहा है तो उनके दौर से भी गुजरा है, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री ने भी कई करारे हमले भी विपक्ष पर बोले थे। जी प्रशांत, अब देखना होगा कि सदन में और कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं, साथ ही जो आने वाले दिनों में सदन है कितना हंगामेदार होने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि यूपी के संभल में पिछले 46 साल से बंद पड़े मंदिर के बाद पाटे जा चुके कुएं की खुदाई चल रही है। खुदाई के तीसरे दिन इस कुएं से 3 मूर्तियां मिली है। ये पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। पुजारी ने कहा कि यह मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से दर्ज है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, कश्मीर के पंडितों का दर्द सबने सुना है, अब संभल के हिंदुओं का दर्द भी सामने आना चाहिए। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि मंदिर के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि संभल नरसंहार के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल यादव जुड़ गए हैं। रामपाल, 46 साल बाद बंद कमरे में मंदिर मिला है और सीएम योगी ने भी कहा है कि इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा तरुणा, संभल में 46 साल बाद ये खगूसराय इलाके में ये मंदिर मिला है, जहां पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी डीएम एसपी के नेतृत्व में, जहां पर कुआं निकला है, एक चबूतरे के नीचे दबा कुआं निकला। उस कुएं को जब खोदा गया तो आज 3 मूर्तियां निकली हैं। वहीं एएसआई सर्वे की बात कही गई है। डीएम ने एएसआई को रिपोर्ट पत्र लिखा है कि यहाँ पर जांच पड़ताल की जाए। वहीं आज सुबह जब टीम यहाँ पर पहुंची, जो नगर पालिका की और जो मजदूर थे वो यहाँ पर खुदाई करने लगे, तो यहाँ पर जो 3 मूर्तियां भगवान कार्तिकेय और पार्वती माँ और लक्ष्मी और गणेश भगवान की यहाँ मूर्तियां 3 विराजमान हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये 78 के दंगे में जो हिंदुओं पर मुस्लिम आक्रांताओं ने और जो जिस तरीके से टारगेट करके विशेष करके इनको मुद्दा बनाया था, इनके लिए टारगेट करके धार्मिक स्थलों को नष्ट किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं वो साफ जाहिर होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इसमें ये जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है कि 78 के दंगे में आखिर ऐसी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई, उन दंगाइयों को, उन आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। तो वहीं आज ये सदन में मामला गूंज रहा। वहीं मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर ये कुआं निकला है। वहीं हिंदू धर्म के लोग, मैं बता दूं करना, कहीं ना कहीं इसमें खुशी का माहौल है। कीर्तन किए जा रहे हैं, लबाब, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ काफी उत्साहित लोग दिख रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल है। यहाँ कीर्तन गाए जा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। मंदिर में तमाम श्रद्धालु प्रसाद वितरण करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। जी तरुण जी, जैसे कि अभी तक कुएं के अंदर से 3 मूर्तियां निकली और अभी तक पता नहीं लगा पाए क्योंकि गणेश जी का मंदिर है, पर पंडित ने कहा है कि ये कार्तिकेय का मंदिर है। कितनी सच्चाई है?
देखिए मैं बता दूं तरुणा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये तो पुरातत्व विभाग ही बताएगा। पुरातत्व विभाग के लिए भी बोला गया है कि आकर के अपनी जांच पड़ताल की जाए। पुरातत्व विभाग आएगा, एसआई सर्वे करेगा आकर के, उसके बाद में ही पता चल पाएगा ये स्पष्ट कि ये मंदिर आखिर किसका है। लेकिन मंदिर की जो स्थिति देख के हुए लगता है कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और जहां पर कार्तिकेय और मां लक्ष्मी जो शिव परिवार है, पूरा शिवलिंग और मां हनुमान जी का मंदिर विराजमान है, जिसमें तमाम मूर्तियां स्थापित हैं जो प्राचीन काल से ही मंदिर है। वही हमने एक खबर में पहले जिक्र किया था कि जो सरथल गांव है, ये शायद ये भी जाहिर हो सकता है कि ये प्राचीन काल में वर्षों पहले भगवान वो देवताओं ने इस मंदिर को बनाया था। यहाँ पर जैसे सरथल गांव में किसी ने चाखी चला दी थी, वहां देवता मंदिर बनाने पहुंचे थे, वहां अपने तीर्थ स्थल बनाने पहुंचे थे। उसके बावजूद ये 10 किलोमीटर दूरी पर आकर किसी ने वहां पर चाखी चला दी थी। उसके बाद सुबह 4 बजे के टाइम में उसके बाद में यहाँ पर जो देवता थे वो आ गए थे मिट्टी उठा करके। वही ये जो हरिहर मंदिर बोला जाता है, जिसको जो आज जामा मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर अब ये उसी जगह के लिए जिस तरीके से जो हिंसा हुई थी 24 तारीख को, उसके बाद में जब जिस तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए टीम पहुंची थी, तो उन पर जो पथराव हुआ आगजनी की और कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी, तो उसमें जो 4-5 दंगाई भी मारे गए थे। उसके लिए जब प्रशासन और शासन पर जब सवालिया निशान विपक्ष ने संसद में उठाए, तो उसके लिए यहाँ पर जो संभल की जो टीम है, प्रशासन है, वो जांच पड़ताल के लिए पहुंचा। तो जिस तरीके से बिजली चोरी शहर के अंदर काफी संख्या में चोरी बिजली की कई धार्मिक स्थलों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, उसी को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी प्रशासन का जो चल रहा है, तो उसमें ये जो कहीं ना कहीं टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी 2 दिन पहले, तो उसमें ये मंदिर में ताला लगा हुआ जिसपे अतिक्रमण कर रखा था। अब एसपी और डीएम ने सख्त हिदायत दी है कि या तो इस मंदिर के आसपास से जो अतिक्रमण कर रखा है उसे या तो हटा लें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, या फिर वो स्वयं ही हटा लें। अब जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके बावजूद अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भजन कीर्तन प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जी तरुण जी, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उन नरसंहार दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।